अक्सरियत बॉर्डर पे टेंशन, इस पे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बाहर में ये मेरे मौजूद था, बॉर्डर्स टेंशन। और वो बॉर्डर्स का सिर्फ मुख्तसर इसलिए कहता हूँ कि सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया का है 3300 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर अफ़गानिस्तान का है, 900,000 किलोमीटर ईरान का है, 600 के लगभग चाइना का है। सवाए चाइना के सारे बॉर्डर्स टेंशन में। तो इस सूरत हाल में हम जो आम लोग गैर महफूज समझते हैं, तो उसमें लोगों के मसाइल क्या होते हैं, हम क्यों इधर रह रहे हैं, क्या चाहते हैं हुकूमत से। बाकी तो आप अपनी रोज़ी खुद कमाते हैं, मेहनत करते हैं, उनको बुनियादी सहूलतें दरवाज़े तक, घर के दरवाज़े तक और कारोबार तक होनी चाहिए। मैं अमेरिका में 30 साल पहले या 25 साल पहले गया हूँ, रहा हूँ कुछ वक्त। आपको पता नहीं लेकिन अब क्या है सिस्टम, ये इधर डिजिटल नहीं था। हम दोस्तों ने एक कारोबार खोला था, तो हमें मालूम हुआ कि भाई बिफोर ओपनिंग एनी ये आपने जगह ली है तो पहले टैक्स में आप इंदराज करो। तो हमने वो इंफॉर्मेशन ली ऑफिस की और पेपर लेके उस ऑफिस में पहुंच गए। तो काफ़ी देर इंतज़ार किया, इधर उधर लड़कियां थी, लोग थे। भाई क्यों आए हैं? हमने कहा टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है। इसने कहा हमारे पास कोई विंडो नहीं है। किसकी? जो रजिस्ट्रेशन की। आप जाओ अपना कारोबार करो, जहाँ पे है वहाँ से हमें फैक्स कर देना। फैक्स कर देना, उस वक्त फैक्स था, फैक्स कर देना। आपके दर पे 48 घंटे में बिजली वाला आ जाएगा, वो ऑन करेगा। पानी वाला 24 घंटे में आएगा, वो ऑन करेगा। और उसी फैक्स के जवाब में 24 घंटे के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और इधर कोई विंडो नहीं है आपको कोई कुछ करने की। ये मैं बात कर रहा हूँ 1995 की, 29 साल हो गए, तब मैं बिल्कुल नौजवान था। तो तब अमेरिका टॉप ऑफ द लाइन है, कंट्री नंबर 1। उसकी बुराइयां भलाइयों को छोड़ो, लेकिन अभी भी सबसे मुस्तहकम इकोनॉमी, दुनिया की रूल, टेक्नोलॉजी, सबको वो करते हैं। तो ऐसे ही है सब ममालिक में, जो हम कहते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो है उनमें ये चीज़ें। यानी इसके लिए हमें दौड़ना नहीं पड़ता कि टेलीफोन कनेक्शन चाहिए था, तब टेलीफोन कनेक्शन में मसला था। ये सारे 24 और 48 घंटे में सुनी बताई नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी खुद की अपना एक्सपीरियंस है 95 का, जुलाई 95 का। बुनियादी ज़रूरतें चाहिए होती हैं और टैक्सेशन निज़ाम तक भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा सिक्योरिटी होती है, जो उसको चाहिए अपने बच्चों के लिए, कारोबार के लिए, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी चाहिए। सेहत और तालीम की सस्ती सहूलतें आसानी से मिल सकें, ये इधर तो उधर भी बात करके आया हूँ। हमारे यहाँ 4 पानी हैं, 4 पानी, एक गंदा नाला सीवरेज का, एक वाटर सप्लाई का, तीसरा ड्रेनेज का। ड्रेनेज इसको भी बोलते हैं, लेकिन वो जो बारिश का पानी जाए, दूसरा जाए, उसको ये सीवरेज है, ठीक है। तो और एक इरिगेशन का, जो हमारी ज़मीनें आबाद करे। तो वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज और इरिगेशन,
4 पानी हैं सारी दुनिया में, ये अलग अलग बहते हैं और उससे निज़ाम में सेहत और वो बराबर चलता है। हमारे यहाँ ये 4 पानी अलग करना अभी पाकिस्तान में मसला है। आप जो भी नहरी निज़ाम है उसमें गंदा पानी की सीवरेज डली हुई है, ये डाल नहीं सकते, इट्स अ क्राइम। ये लोग पानी पीते हैं। हमने वाटर सप्लाई में और हमने 5 पानी किए हैं, 5वां ये है बोतल का पानी पीने का। यूरोप के ममालिक में या अमेरिका में टैप वाटर जो नलके में आता है वो पानी पीते हैं। वो कहते हैं ये स्टैंडर्ड है, ये इसके बराबर है। तो उधर 4 पानी है, हमारे यहाँ 5 पानी है जो पैसों से लेकर पीते हैं वो। तो ये बुनियादी ज़रूरतें हमें मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की रूरल आबादी 64% है, 36% शहरी है, लेकिन सिंध की आबादी 52% शहरी है, 48% रूरल है। ये आखिरी जो सेंसस है उसकी रिपोर्ट्स बोल रहा हूँ। शहरी ज़रूरतों के लिए ये जो हमारे शहर बने हुए हैं, ट्रेड पे और मुख्तलिफ़ असबाब पे ये बने हुए हैं, कारोबार पे, इंडस्ट्री पे मुख्तलिफ बने हुए हैं। तो हमारी इस पे इनको अगर ये बुनियादी चीज़ें नामुयस्सर होंगी तो इनके बढ़ना मुश्किल है। दूसरा, हमारे पूरी एरिया में, खुसूसन हम जिस सखर में आप रह रहे हैं, इस इलाके में इंडस्ट्रियल भी एक छोटा हिस्सा है, ट्रेड का बड़ा हिस्सा है, लेकिन सखर डिवीज़न और लाड़काना डिवीज़न की जो एरियाज़ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरीज़ ये सारी मिलाते हैं तो ये शहर का कारोबार ऊपर जाता है। तो इस मरतबा जो मैं निकला हूँ इसकी भी आगाही थोड़ी देकर आपको जाऊँगा कि ये एट रिस्क है। जो एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरीज़ जो सिंध में भी है, उस पे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने गैर कानूनी तौर पे, उसका इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार दूसरे डिपार्टमेंट्स का है, मीटिंग करके उसने अनाउंस कर दिया है कि मौजूदा पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है वो 3 करोड़ एकड़ पे है। सिंध में उसका हिस्सा 1 करोड़ 22 लाख है जो हमारी कमांड एरिया में ज़मीन है। नॉन कमांड एरिया की नई ज़मीनों के लिए नहरी निज़ाम बनाएंगे और पानी नहीं बढ़ा, लेकिन 48 लाख एकड़ बनेंगे, उस पर कैनाल्स भी जाएंगे। वो SIFC ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव आपने लफ्ज़ सुने होंगे, इसमें जाएंगे। नया पाकिस्तान सब्ज़ होगा और मौजूदा पाकिस्तान सूखेगा। पाकिस्तान भी क्या सूखेगा, लोअर राइपेरियन आखिरी जो भी कैनाल्स हैं वो सारे सिंध से ऊपर से जाते हैं। 2 कैनाल सिंध में बनाने का भी उसने लॉलीपॉप दिया है, 2 सिंध में भी बनेंगे। भाई पानी नहीं है, किससे बनाओगे? जो पानी है वो तो मौजूदा सिस्टम के लिए, और वो जो ज़मीनें होंगी उनकी मिल्कियत सूबों की नहीं रहेगी, ये तो अलग बात। मकसद ये कहना था कि वो भी एट रिस्क है। तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो पब्लिक फ्रेंडली के बजाय वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, जो जिनके को कंपनियां हैं, कोई फ़र्द हैं, इदारे हैं, या जो पॉलिटिक्स से या ब्यूरोक्रेसी से करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनके मफादात, उनकी कंपनियां, उनके लिए के मुल्क की पॉलिसीज़ बनती हैं और करोड़ों लोग उससे मुतासर होते हैं। तो ये कैसे ठीक होगा? आप लोगों पे टैक्सेशन का निज़ाम, मैं आपको बताऊं, इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं है तो अलग बात, बिजली पे चोरी होती है तो ये अलग बात, लेकिन प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है?
अब उसमें से चोरी होती है, उसको निज़ाम को ठीक करना उस कंपनी को चलाने वाले का काम है। कहा जाता है ना एग्रीकल्चर में, मैं आपको बताता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे टैक्स है 12 लाख तक छूट है साल में अगर कमाई है, 12 लाख से 24 लाख तक जो टैक्स है, और जो कमाएगा आदमी उसमें 5% देगा टैक्स ऑफ द इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो हम FBR में जमा करते हैं। 24 लाख से 48 लाख अगर आपका स्लैब में आते हो तो 10% टैक्स दोगे कमाई का। 48 से ऊपर होगे तो 3 लाख प्लस 15% ऑफ द इनकम एनुअल देना है। अब वो ऐलान नहीं, वो FBR का किया हुआ है, अब उस पर अमल दरामद क्या होगा ये अलग चीज़ है। तो ये टैक्सेशन है। अभी आप पे टैक्सेशन निज़ाम पे जो एडवांस टैक्सेस और दूसरे सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, हम बिजली का, मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, आप घर में बैठे हैं, आप यूनिट जितने भी आए हों उनको डिवाइड करें टोटल बिल से, टैक्स वैक्स सब मिले हों, आपको पता चल जाता है कि कितने का यूनिट मिला। वो 80 रुपये। मैं बता रहा हूँ, मुझे ज़रा ही पानी 80% नहीं मिलता, जब बारिशें होती हैं तब मिलता है। तो मेरा ट्यूबवेल्स पे और उस पे गुजारा है, तो वो ट्यूबवेल पे फिजिबल नहीं बन रहा। एक ट्यूबवेल का, अगर मैं ट्यूबवेल चलाता हूँ जिसमें लोड शेडिंग भी है मिलके आधे से ज़्यादा, तो 1.5 लाख से ज़्यादा बिल आता है एक ट्यूबवेल का, या 2 लाख। यही ज़रब, आप वाली ज़रब 80 रुपये तो वारे में नहीं आ रहा। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? यानी मुल्क के इंतज़ाम करने वाले जो चोरी करे बिजली वो भी हम पे डालें, जो टैक्स चोरी करे वो भी हम डालें। कामरान खान का कुछ दिन पहले प्रोग्राम आया था, 700 से 750 अरब रीइंबर्स हुए हैं। आप जो एडवांस टैक्स डालोगे ना, जो उसमें फिर रिटर्न डालोगे तो फिर रीइंबर्स होंगे। वो कह रहे हैं रीइंबर्स किन को हुए हैं? ये जो हुक्मरान टोला है ना, जरदारी, शरीफ एंड को ये जो रिफंड हुआ अरबों में 750 अरब रीइंबर्स होते हैं। अच्छा, हम देते जाएं और रीइंबर्स, तो ये पूरा एक माफियाज हैं जो मुख्तलिफ सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनके पैदा करदा पॉलिटिशियंस और ताकतवर इदारे, ये सारे एक माफिया बन गए हैं। और ये कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि पाकिस्तान के सब शहरी बराबर हैं, उनको दरवाजे पे इंसाफ मिलेगा, तालीम मिलेगी, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, ये जो लिखी हुई हैं चीज़ें। लेकिन हमें मालूम है इसके रहने के लिए हमें रुश्वत देनी पड़ेगी और किसी न किसी बासर का सहारा लेना पड़ेगा, वरना हम इनसिक्योर हैं, हमारे बच्चे इनसिक्योर हैं। इस खौफ से कैसे निकलेंगे? मैं पहले भी बात करके आया हूँ। सर्वे आया एक गैलप सर्वे इसी साल का, पाकिस्तान शहरियों से पूछा गया आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या बाहर रहना चाहते हैं, सवाल। तो 95% से जिनसे सवाल किए गए उन्होंने कहा कि हम मुल्क से निकलना चाहते हैं। तो फिर दूसरा सवाल उनसे किया कि क्यों निकलना चाहते हैं, उसमें 54% ने कहा कि माशी तंगी है, 24 ने कहा कि बदअमनी है, 14% ने कहा कि इस मुल्क का फ्यूचर ही नहीं है। ये हमारे लिए बायस शर्म और ये इस कैफियत में हम गुज़र रहे हैं। इससे कैसे निकलेंगे, ये हमारे मौजू हैं। ये सवाल लेके जो भी गवर्नमेंट्स बनती हैं, मार्शल लॉ बने, सिविलियन बने और सिविलियन बनाई जाएं, इलेक्शन निज़ाम एक फरसुदा इलेक्शन निज़ाम है जो बोगस है, उस पे निज़ाम चल रहा है, वो तर्ज़ हुक्मरानी आती है, वो वेस्ट इंटरेस्ट ग्रुप्स लेते हैं। अभी एक इदारा बन गया SIFC, स्पेशल
इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एक पैरेलल बनी है, उसका परसेप्शन मैंने जो देखा है, मैंने जो लिया है कि पब्लिक सेक्टर जो असेट्स हैं, रिडक्शन प्रोग्राम है, जो भी हमारी मिल्कियत है, जो सिंध गवर्नमेंट की है, पंजाब गवर्नमेंट की है, जो भी गवर्नमेंट्स की हैं, उनकी मालकी इधर से शिफ्ट होके उन्हेदारों की तरफ जानी है। ये है कुल मालकी। फिर हम उधर ठेके पे लेके ज़मीन आबाद करेंगे, लेकिन ओनरशिप चेंज हो चुकी होगी। ये जो हमारी अमानत है हमारे आइंदा नस्लों की, वो ज़मीन की शक्ल में हो, ये इंडस रिवर सिस्टम की शक्ल में हो, ये पानी हमारा समंदर 270 किलोमीटर सिंध का है उसकी शक्ल में हो, उसका कोस्टल बेल्ट हो, या समंदर 12 नॉटिकल माइल प्रोविंस का है, वो ये सारी मिल्कियत का मालिक तब्दील हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट नहीं रहेगी और वो होंगे। तो इस मालिक की तब्दीली से पाकिस्तान ग्रीन कैसे बनेगा? एक तो ये है। दूसरा, जिसके पास चांस है वो पिछले तीन साल से बढ़ती जा रही है। 2021-22 में इधर से लोग 2.5 लाख माइग्रेट करके गए पाकिस्तान से। पिछले साल 7.5 लाख माइग्रेशन हुई है पाकिस्तान से। ये विजिट वीज़ा वाले घूमने वाले नहीं, माइग्रेशन। इस साल पिछले 5 महीने में, मई तक की फिगर्स बता रहा हूँ, 7,80,000 लोग माइग्रेट करके गए हैं। अभी ये 7 महीने और होंगे। जिसके पास वसाइल, कॉन्टेक्ट या कोई भी ऑप्शन है, निकल रहा है या कोशिश कर रहा है। जो नहीं है, बेबस है, वो फिर अपनी उसमें तलाश करता है। और सियासी माहौल बोगस बनाया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर्स के मार्फत इलेक्शंस हुए हैं, आपने ये, और करप्ट पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स, उनके अलाइड ब्यूरोक्रेट्स को कहा गया कि आप पे एहतसाब माफ़ है, आप ये जो असेट रिडक्शन प्रोग्राम है ये हमें सिर्फ लिख के दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप सदारती महल में भी बैठेंगे, वज़ारत आज़म भी बैठेंगे, चीफ मिनिस्टर भी बैठेंगे, गवर्नर भी बैठेंगे। जिस दिन गड़बड़ की तो आपको मालूम है कि आपके काम तो सारे काले हैं, तो आपको वो शक्ल दिखाई जाएगी और आगे चलेंगे। अब इसमें आप लोगों के पास भी आए हैं कि इसमें से निकलने का, हम कहते हैं कि आया हमारे जो असेंबली मेंबरान, हमने एक सिस्टम बना हुआ है कि भाई असेंबली में जाएं। पाकिस्तान की असेंबली में सिंध के 23 सेनेटर्स हैं, 61 कौमी असेंबली के मेंबर हैं, सूबाई असेंबली 168 हैं, यानी रिज़र्व सीटों के साथ मिला के मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ये सब पट्टे पे आए हैं और लिख के दे रहे हैं। तर्ज़ हुक्मरानी दी गई है, वो करप्शन पे चलाते हैं। जो सिस्टम है, वो जो बुनियादी ज़रूरतें जिनकी मैंने इब्तिदा में बात की, जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में दर पे मिलती हैं, वो हमें पैसों से मिलती हैं और इनसिक्योरिटी रहती है। अभी जो लॉ एंड ऑर्डर ऊपर के ये जो आपके अज़ला हैं जिनमें ये इशू होता है, मैं कश्मीर में भी गया हूँ, मुख्तलिफ़ इन अज़ला में आज भी मैं डहर की जा रहा हूँ, तो मेजॉरिटी क्रिमिनल्स के जो कम्युनिटी सरदार्स हैं वो उनको पैट्रनाइज़ करते हैं, या पॉलिटिशियन हैं वो उनको करते हैं, सिर्फ सरदार नहीं, पॉलिटिशियन वो उनको करते हैं, और वो उनके इलेक्शंस का सोर्स होते हैं। तो और उनकी ये जो पपेट पॉलिटिशियंस और पार्टीज़ हैं, जो हुक्मरान जमातें हैं, उनकी मैंने आपको बताई। तो मुस्तकबिल करीब में अगर यही इंतज़ाम रहा तो अमन अमान ठीक नहीं होना, करप्शन का सिस्टम ठीक नहीं होना। जब एहतसाब के अमल को आप रोक दोगे तो यकीनी तौर पे करप्शन बढ़ेगी तो कैसर बंगाली की तरह
कि दिवालिया हो चुका है, अब तो हम पराए पैसों में, पाकिस्तान की रिजर्व्स हैं 13 बिलियन डॉलर्स, अब जो जिसमें IMF के भी पैसे हैं, चाइना के भी पैसे रखे हुए हैं। आपने कहा कि मेरी तिजोरी में रख दो, UAE के भी पैसे हैं, सऊदी के भी पैसे हैं। उन्होंने कहा कि रखने आप रखेंगे तो दूसरे भी हमें देंगे। तो झूठे नवाब बने हुए, सबके पैसे, पूरे स्मॉल ट्रेडर्स के पैसे रख के ये कह रहे हैं मैं नवाब हूँ। ये बात सही कहा। नहीं, मैं इस तरह है मुल्क का। तो ये झूठे नवाब बनने का से 4 दिन का धोखा तो हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। इस मुल्क के सुधारने के लिए कड़ा एहतसाब, इक्वलिटी, और ये एक पूरे उसमें जाना है, शफाफ इलेक्शनी निज़ाम। चलें, अगर इलेक्शन के ज़रिए हुक्मरानी नहीं करनी है तो भी लिख दो, ये जाली इलेक्शंस, बोगस के ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है? जो भी चलना है, 1 पार्टी रूल पे चल रहा है चाइना, बादशाहत पे चल रहा है सऊदी अरब और UAE। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ करीब के ममालिक बोल रहा हूँ, लेकिन और ममालिक भी हैं। तो सारे 200 ममालिक में से सारे इस निज़ाम पे नहीं चलते, लेकिन बोगस पे तो नहीं चलते। आपको UAE का बादशाह जो हैं, दुबई के या अबू धाबी के, आपको अपने मुल्क के सिंसियरिटी तो देखें। एक रूल ऑफ लॉ सबके लिए वही बनाया हुआ है, हम वही डिमांड करते हैं। वो आपके किरदार से आएगा, हम सबके किरदार से आएगा कि नए अंदाज से सोचें, इंसाफ और ईमानदारी, इक्वलिटी के सिर्फ ख्वाब ना देखें, उसके लिए हम कुछ पेशरफ्त करें, कोशिश करें। अभी सिंध के पाकिस्तान इंडस के पे 6 कैनाल्स बनाने का प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे दिया है। ये गैर आइनी है, मौजूदा सिस्टम के चलाने के ख़िलाफ़ है। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे सिंध का पानी जाना है, और आइंदा 10 साल में जब ये पूरे तैयार हो जाएंगे तो मौजूदा सिस्टम तबाह होगा। कराची की पानी, और अगर समंदर तक पानी नहीं जाता तो समंदर रोज़ 80 से 100 लाख एकड़ कराची, ठट्टा, बदीन, सिजावल की ज़मीन मिला के 80 एकड़ से 100 एकड़ तक रोज़ाना अंदर जब पानी नहीं जाता तो वो समंदर ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें सारे सिंध को ओन करें, पूरे मुल्क को ओन करें, उनके मसाइल को ख़ुद ओन करें। और जो नाइंसाफ़ी और करप्शन की जो बाज़ार है, जो पपेट पॉलिटिशियंस, पुतली पॉलिटिशियंस, और जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स ने बनाए हुए हैं, इनको हम चैलेंज करेंगे। जो करोड़ों लोग मुतासर होंगे, जिनका मुस्तकबिल डार्क है, वो अपने बाज़मीर होने का, बाशऊर होने का तब होता है बाज़मीर आदमी। तो अपने लिए तो जानवर भी अपने बच्चों को पैदा भी करता है, दूध भी देता है, पिलाता है। उसके लिए किसी से भी, परिंदा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कौवे के बच्चे को तो हाथ लगा के देखें, अगर वो कर रहे हैं तो आप या कोई परिंदे हैं या कोई जानवर हैं, आई एम सॉरी। लेकिन अगर इज्तिमाइयत पे सोचते हैं तो फिर आप इंसान बनते हो। उधर तिलावत की गई सूरह 3 की इधर अपने कोर्ट में, इंसान तो असल तकवीम है, अपने अमाल से असफल साफलीन बनता है, अपने गंदे अमाल से बनता है। तो हमारी रूलिंग एलीट असफल साफलीन पे है, और जिसकी लंबी हुक्मरानी की वजह से नुकसान ये हुआ है कि हमारे टॉप टू बॉटम में अब अपनी सोसाइटी में हम ख़ुद को एड्रेस करते हैं, अक्सरियत करप्शन को अडॉप्ट कर चुकी है। हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है जो तपेदार है, बिजली का लाइन सुपरिटेंडेंट है या किसी भी महकमे में है, वो करप्शन करता है। आप उसको जायज़ नाजायज़, हलाल हराम की तफरीक करते, उससे नफ़रत नहीं करते हो। पॉलिटिशियंस आपके पे जो बैठा हुआ है, आपको मालूम है कि वो पब्लिक सेक्टर के हरामखोरी से उसने जायदादें बनाई हैं, ज़मीनें बनाई हैं, कारखाने बनाए हैं, लाखों एकड़ ज़मीनें बनाए हैं,
तो आप उससे नफ़रत नहीं करते हो, आप कहते हो कि मसलियत और मुफाहमत में मुल्क के निज़ाम को देखते हुए किसी न किसी सहारे के बगैर हम चल नहीं सकते हैं, हम लेते हैं। तो हम ये झूठे सहारे जो मुल्क को गड्ढे में डालने वाले हैं, ये हमें तबाही की तरफ ले जाएंगे। हमें इंसाफ, ईमानदारी की हुक्मरानी चाहिए। ये बोगस इलेक्शंस के सिस्टम या इलेक्शंस ख़त्म हो जाएं या शफाफ इलेक्शन का निज़ाम लाने के हामी हैं। ये जो करप्शन वो छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे हो, इसका ख़ात्मा चाहते हैं। और रियासत के नज़रों में हर एक शहरी बराबर वो हम महसूस करें, तो हम कहेंगे कि हाँ, हमें फ़ख्र है इस रियासत पे। लेकिन आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। मैं सखर का नहीं हूँ, मैं क्योंकि मुझे जानते होंगे या किसी बाअसर की वजह से शायद मेरा काम टेलीफोन पे हो जाए लेकिन दूसरे बंदे का नहीं होता। तो मैं ये करोड़ों लोगों की ग़ुलामी हमें मंजूर नहीं है। वो किसी फ़र्द की चेन के थ्रू हो, फ़र्द किसी इलाकाई बोतार के कब्ज़े में है या किसी मालदार के कब्ज़े में है। आज DHA बनाते हैं, DHA नंबर 9 DHA सिटी 20,000 एकड़। DHA 10 प्रपोज्ड है हॉक्स बे पे 6,000 एकड़। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जिस पे प्लॉट बेचेंगे। अभी आप ख्वाहिश होती है ना क्या करना है, बड़े होकर क्या करेंगे? भाई सखर से जाके कराची शिफ्ट होंगे। आपकी औलाद है, मैं आपको बता रहा हूँ। कराची वाले कहते हैं कि हमें इंग्लैंड जाना है, लेकिन वो कहाँ पे जाएंगे? DHA में जाएंगे। प्लॉट कितने का लेंगे? 10 करोड़ का लेंगे, 500 गज़ का। अभी क्या बता रहा हूँ। तो उसके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ये कब्ज़ा करेंगे। क्या बनाया हुआ है इस सोसाइटी को? इसमें हमें निकलने के लिए सिंध यूनाइटेड पार्टी अपने वसाइल पे, अपने नज़रियात पे, अपने उसूलों पे, अपनी अखलाकियात पे कायम हुई है। अपनी अखलाकियात नहीं, जो जनरल यूनिवर्सल अखलाकियात हैं उस पे, उसूल जो गलत और सही, हलाल हराम की तमीज़ पे हैं, उस पे बनी हुई है। हमारे बुराइयां हर किसी में होती हैं, लेकिन हम उस प्रोसेस से निकल के हम आगे की तरफ जा रहे हैं। हमारे रहबर साईं GM साहब थे। हम उन पे पास 2 ताकतें थीं, एक इल्म की ताकत थी, दूसरी अखलाक की ताकत थी। अभी तो आपके MNA को कहेंगे कि 10 साल का एहतिसाब 16 साल का करें, वो कहेगा कि नहीं 30 साल का करें। अरे चलो भाई 30 साल का करें, तो दूसरा पॉलिटिशियन बोलेगा कि नहीं। ब्यूरोक्रेट्स भी ये कहेंगे। मैं तो हर जगह पे कहता हूँ कि ये 30 साल का बोल रहे हैं, हम तो 3 नस्लों का। मेरे वालिद इमदाद मोहम्मद शाह थे, उसके वालिद GM सैयद थे। GM सैयद की पॉलिटिक्स स्टार्टेड फ्रॉम अर्ली लास्ट सेंचुरी। खिलाफत मूवमेंट में थे 19 जब 14 साल के थे, तो 1918 में। तो 1918 एक सदी से बढ़ गया है काम। 100 साल के एहतिसाब के लिए हम अपना हिसाब देंगे। आज भी अपने किरदार का भी हिसाब देंगे। और हम वो इंसाफ पसंदी, ईमानदारी और उसकी हुक्मरानी चाहते हैं। और ये 2 नंबरी पपेट पॉलिसी। मैं सऊदी अरब था इस साल, उम्रे पे गया था, फिर उधर वापस। तो एक आपकी तरह इशाया दिया जिद्दा में, तो 50-100 लोग जमा हो गए, डिनर किया। तो मैंने 1-2 चीज़ें ऐसे बोली कि पपेट पॉलिटिशियंस, ये हाथ बनाए हुए पुतलियाँ वो करती हैं हुकूमत। तो मुझे एक प्रोफेसर था, इधर ही का था, सिंध का था, उसने कहा सही माजरत से मैं भी बोलना चाहता हूँ, आप अपने लोगों पे शराफत से काम लेते हैं। उसने कहा पिम्प्स पॉलिटिशियन। तो लोगों के ये हैं आप पे तासुरात, जो मुल्क छोड़ के गए हैं, ये उनके तासुरात बता रहा हूँ। हम इसलिए मुल्क छोड़ के गए कि पिम्प्स पॉलिटिशियंस के हवाले हैं। तो इस माशरे से निकलने की ख्वाहिशमंद हैं। हम चाहेंगे कि ये जो एडवांस टैक्सेस लगें और रीम्बर्स
करेंगे वो 5-8 कंपनियां जो 750 अरब की FBR से रीइंबर्स करेंगे, हम आप एडवांस देंगे और बाकी सारा निज़ाम मोहताज बन के चलेगा। हर शहरी को दरवाज़े पे नहीं, अपने दरवाज़े पे नहीं मिलेगा, लेकिन वो ऑफिसों के धक्के खा के और रुश्वतें दे के अपने निज़ाम को चलाएगा। सिक्योर करने के लिए सरकारी इदारे नहीं, लेकिन कोई और रास्ते इस्तेमाल करेगा। इससे निकलने की ख्वाहिश है। हम आपके पास भी आए हैं, हमारा साथ दें, अपनी इस इंसाफ पसंदी ईमानदारी को अपना दामन जो है मजबूत करें और इसको आगे साथ चलें और मुल्क के निज़ाम के तब्दीली के ख्वाब को यकीनी बनाएं। मेहरबानी।